हेलो फ्रेंड्स। यूपी टीजीटी 2013 कॉमर्स पेपर के दूसरे पार्ट के 30 प्रश्नों में आपका पुनः स्वागत है। बिना समय गंवाए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए, हमारा 31st क्वेश्चन है, रिकार्डो इज फेमस फॉर। रिकार्डो प्रसिद्ध है पॉपुलेशन थ्योरी जनसंख्या सिद्धांत के लिए, बी कॉस्ट थ्योरी लागत सिद्धांत के लिए, सी रेंट थ्योरी लगान सिद्धांत के लिए, डी प्रॉफिट थ्योरी लाभ सिद्धांत के लिए। रिकार्डो लगान सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं। डेविड रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वो भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए दिया जाता है, और इस प्रकार से इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है सी रेंट थ्योरी। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है, व्हेन द मेटेलिक वैल्यू ऑफ कॉइन इज लेस देन टू इट्स फेस वैल्यू द मनी वैल्यू इज कॉल्ड। जब सिक्के की धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो उसे कहा जाता है, ए स्टैंडर्ड मनी मानक मुद्रा, बी टोकन मनी सांकेतिक मुद्रा, सी फिएट मनी प्रादिष्ट मुद्रा, डी पेपर मनी पत्र मुद्रा। जब सिक्के किसी धातु का मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है तो उसे सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, और इस प्रकार हमारा इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 33, गुडविल इज ख्याति है। ख्याति एन इंटेंजिबल असेट अदृश्य संपत्ति, बी ए करेंट असेट चालू संपत्ति, ए फिक्स्ड असेट स्थायी संपत्ति, और डी ए पर्सनल असेट व्यक्तिगत संपत्ति। ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य संपत्ति वो संपत्ति है जिसका एक मौद्रिक मूल्य होता है परंतु उसे न देखा जा सकता है और ना ही स्पर्श किया जा सकता है। इंटेंजिबल एसेट के अदर उदाहरण अगर हम बात करें तो गुडविल है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, और इस तरह से हमारा ये गुडविल इंटेंजिबल एसेट यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 34, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। ऑप्शंस, ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम, बी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम, सी प्रॉस्पेक्टस प्रविवरण, और डी ऑडिट रिपोर्ट अंकेक्षक रिपोर्ट। किसी कंपनी के दो महत्वपूर्ण निम्न प्रलेख होते हैं। एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसे हम पार्षद सीमा नियम के नाम से जानते हैं, सेकेंड इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम। परंतु पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। इसे कंपनी का संविधान भी कहते हैं। ये 6 पार्ट में डिवाइड होता है। तो इस प्रकार हमारा इसमें राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट इज 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है। देखिए, इसमें ए परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। ऑप्शन बी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सी क्लोजिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस परचेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, और डी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेजेज इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का राइट आंसर जो होता है वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है जैसा कि पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा समीकरण सही नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट इज नॉर्मली जनरल बजट ऑफ द कंट्री इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द। सामान्यतः देश का आम बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है किनके द्वारा। तो 4 ऑप्शन, ए प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, बी स्पीकर ऑफ द हाउस अध्यक्ष द्वारा, सी फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री द्वारा, डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के द्वारा। तो देश में हर साल सामान्यतः फरवरी के माह में आने वाले वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च के लिए सरकार द्वारा बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह बजट सरकार के वित्त मंत्री द्वारा संसद में
प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर जो है राइट होगा फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, सी। नेक्स्ट इज बैंक रेट इज डिटरमाइंड बाय द, बैंक दर निर्धारित की जाती है। 4 ऑप्शंस, ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार, सी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार, डी ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। बैंक रेट रेपो रेट के आधार पर निर्धारित होता है। रेपो रेट वो दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण लेती हैं, अतः बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इस प्रकार हमारा इसमें राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर ऑफ ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज लिमिटेड टू द, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी कंपनी के लिए लिमिटेड होती है। एक सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है। ए पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, अंशों के चुकता मूल्य तक, बी नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, अंशों के अंकित मूल्य तक, सी मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, अंशों के बाजार मूल्य तक, डी नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों का दायित्व अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। अगर अंशधारी ने पूरा मूल्य चुका दिया हो तो उसका दायित्व शून्य हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा इसमें राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट 39, द डेटा एबव फ्रॉम स्टैटिस्टिकल मैगजीन आर, सांख्यिकी पत्रिका से प्राप्त आंकड़े हैं। ए प्राइमरी डेटा प्राथमिक आंकड़े, बी सेकेंडरी डेटा द्वितीयक आंकड़े, सी बोथ ए एंड बी दोनों ए और बी, डी नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। द्वितीय समंकों से आशय जो कि सेकेंडरी डेटा कहते हैं, ऐसे समंकों से है जो जिनका पहले ही अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा संकलन एवं प्रकाशन हो चुका है और अनुसंधानकर्ता केवल इनका प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से इसमें राइट आंसर होगा बी सेकेंडरी डेटा द्वितीयक आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमर्स इंक्लूड्स, कॉमर्स वाणिज्य में शामिल होता है। ए ऑप्शन सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स, केवल वस्तुओं का क्रय विक्रय, बी बिजनेस एंड इंडस्ट्री, व्यापार एवं उद्योग, सी ओनली बिजनेस एंड नॉट इंडस्ट्री, केवल व्यापार उद्योग नहीं, डी ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड। अगर हम बात करें कॉमर्स की तो कॉमर्स की डेफिनीशन होती कि इट इज़ द फील्ड ऑफ स्टडी इन विच वी स्टडी अबाउट द बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशन, यानी व्यापार और व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही कॉमर्स यानी वाणिज्य होता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होता है डी ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड, व्यापार और एवं उसके सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाय द मेथड, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि होती है। 4 ऑप्शन है, एक सेंसस ऑफ प्रोडक्शन मेथड उत्पादन गणना विधि, बी सेंसस ऑफ इनकम मेथड यानी इनकम मेथड आय गणना विधि, एक्सपेंडिचर मेथड इसे कहते हैं व्यय गणना विधि, और डी ऑल ऑफ द एबव। नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्न विधियों में से किसी एक से विधि से की जाती है। तो इस तरह से 3 के तीनों ऑप्शन सही हैं और इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि तीनों मेथड से ही इनकी गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी एक साझेदारी समझौता हो सकता है। ए ऑप्शन ओरल मौखिक, बी ऑप्शन रिटन निम्नलिखित, और सी ओरल एंड रिटन मौखिक अथवा लिखित, और डी नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारों के बीच साझेदारी का समझौता लिखित या मौखिक दोनों में से कोई एक हो सकता है। और इस प्रकार से हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ओरल एंड रिटन मौखिक अथवा लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज, साझेदारी फर्म का पंजीयन है। ऑप्शंस आर देयर,
ए कंपलसरी अंडर पार्टनरशिप एक्ट भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार अनिवार्य, बी कंपलसरी अंडर इनकम टैक्स एक्ट भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार अनिवार्य, सी कंपलसरी अंडर इंडियन कंपनी एक्ट भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार, डी ऑप्शनल ऐच्छिक। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार एक साझेदारी फर्म को अपना पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है, साथ ही पंजीयन न कराने पर किसी भी प्रकार के दंड की व्यवस्था भी नहीं है, अतः फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है। और इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शनल डी ऐच्छिक होगा। नेक्स्ट इज 44 क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल मीन विच इज नॉट अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज इज, सांख्यिकीय माध्य जो चरम पदों से प्रभावित नहीं होता है। चार ऑप्शन मौजूद हैं, ए मीडियन माध्यिका, बी मीन समांतर माध्य, सी हार्मोनिक मीन हरात्मक माध्य, डी ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य। सांख्यिकी माध्य में समांतर माध्य, हरात्मक माध्य तथा गुणोत्तर माध्य जिसे ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं कि गणना में समस्त समंकों को लिया जाता है, परंतु माध्यिका में केवल वही समंक आता है जो समस्त समंकों के मध्य में होता है, अतः माध्यिका चरम पदों से प्रभावित नहीं होती है। और इस प्रकार हमारा इसका राइट आंसर ए मीडियन यानी माध्यिका होगा। नेक्स्ट इज A businessman has got practice to value opening stock 10% above cost. If the inflated price of opening stock is 27,500, what is the original cost? एक व्यवसायी प्रारंभिक स्टॉक को लागत से 10% अधिक मूल्य पर मूल्यांकन करता है। यदि प्रारंभिक स्टॉक का मूल्य 27,500 रुपये लिखा गया तो उसकी लागत होगी। अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो 27,500 लागत है ओपनिंग स्टॉक की, जो कि प्रैक्टिस है इस फर्म की कि 10% रेट ज़्यादा पर लिखना। अब 10% ज़्यादा पर लिखना का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, किसी चीज़ का वैल्यू 100 रुपीज़ है तो उसको 10% ज़्यादा पे लिखा गया यानी 110 पे लिखा गया, जबकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू तो है 100 रुपये। तो इस तरह से आप इसका ओरिजिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे 27,500 डिवाइडेड बाई 110, और इसको अब एक्चुअल वैल्यू निकालना है तो 100 जब अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट हो करके जो है आ जाएगा 25,000 रुपीज़। कितना आएगा 25,000 रुपीज़। तो इस तरह से आप इसका राइट आंसर चेक करेंगे, सी 25,000 रुपीज़। किसी भी चीज़ का अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू अगर दिया हुआ है और उसका जो है आपको राइट वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कैलकुलेट करना है, अगर अंडर वैल्यू दिया होता है तो सपोज करिए अगर इसी क्वेश्चन में 90 पे दिया होता तो उस जो भी डिजिट है उसको 90 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लेंगे। इस तरह से आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षक का नहीं है, तो ए टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द फ्रॉड्स, कपट को ढूंढना और रोकना, बी टू राइट अप अकाउंट्स बुक्स, लेखा पुस्तकों को लिखना, सी टू एग्जामिन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, गणितीय शुद्धता की जांच करना, डी टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर्स, अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना। तो इसमें जो है वैसे अंकेक्षक के कार्य कौन से होते हैं, कपट को ढूंढना और रोकना, अशुद्धियों को ढूंढना और रोकना, गणितीय शुद्धता की जांच करना, ये सब जो है लेखा पुस्तकों के लिखने का कार्य लेखपाल करता है। इसमें ऑप्शन बी है जो कि टू राइट ऑफ अकाउंट्स बुक्स, ये ऑप्शन जो है ये अंकेक्षक का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट इज
47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट, इनमें से कौन सी सामग्री स्थायी संपत्ति नहीं है। अगर स्थायी संपत्ति की बात करें तो 1 साल से ज़्यादा के लिए जो संपत्ति होती है वो स्थायी संपत्ति है। 1 साल के अंदर में जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम करंट एसेट बोलते हैं, यानी चालू संपत्ति। अब इस जो क्वेश्चन नंबर 47 है इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्थायी संपत्ति नहीं। तो आप देखें बिल्डिंग एक फिक्स्ड एसेट है जो कि मोर देन 1 ईयर चलती है और लंबे समय के लिए। फर्नीचर भी इसी तरह से, मशीनरी भी। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ऑप्शन सी जो कि कैश है, कैश जो है ये एक चालू संपत्ति है और इस प्रकार इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड इन, भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित हुआ था। 4 ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर। ए 1872, बी 1932, सी 1956 और डी 1961। तो इस प्रकार इसमें आपको मालूम है कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 है और यहाँ पर राइट आंसर बी होगा 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रमोशन ऑफ कंपनी इन्वॉल्व्स, कंपनी के प्रवर्तन में शामिल होता है डिस्कवरी ऑफ आइडियाज, ए विचारों की खोज, बी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रपोजल, प्रस्ताव की विस्तृत जांच, सी असेंबलिंग ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारकों को इकट्ठा करना, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इस प्रकार देखें, कंपनी के प्रवर्तन निम्न शामिल होता विचारों की खोज, प्रस्ताव की विस्तृत जांच करना, उत्पादक कारकों को इकट्ठा करना और कंपनी के समामेलन के पहले कंपनी की तरफ से प्रवर्तक का अनुबंध करना। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट इज 50, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन ए कंपलसरी अनिवार्य है, बी ऑप्शनल ऐच्छिक है, सी कंपलसरी फॉर प्राइवेट कंपनी निजी कंपनी के लिए अनिवार्य है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है। कंपनी, क्योंकि कंपनी एक वैधानिक व्यक्ति के रूप में कार्यरत होती, कंपनी के प्रवर्तक को कंपनी के पंजीयन के लिए निबंधक रजिस्ट्रार के समक्ष निम्नलिखित प्रलेखों तथा विवरणों को प्रस्तुत करना पड़ता है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें होते हैं? पार्षद सीमा नियम यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, पार्षद अंतर नियम, कंपनी के प्रत्यक्ष संचालकों की सूची आदि। अब जो है हमारा जो ये कंपनीज एक्ट 1956 है जो कि 2013 से जाना जाता है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में कन्वर्टेड हो चुका है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो है ए कंपलसरी अनिवार्य, यानी कि एक संयुक्त पूंजी कंपनी के लिए पंजीयन अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर अप्लाइज टू, लेखांकन का मूल सिद्धांत लेने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट लागू होता है। ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ हानि खाते में, बी रियल अकाउंट वास्तविक खाते में, सी पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते में, डी कैश अकाउंट रोकड़ खाते में। लेखांकन के मूल सिद्धांत जो होते हैं विभिन्न खातों के लिए वो कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत खाते के लिए आपको मालूम है पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी लेने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट। और रियल अकाउंट वास्तविक खाते के लिए कि डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्यवसाय में आने वाली संपत्ति डेबिट तथा जाने वाली क्रेडिट होती है। और नॉमिनल अकाउंट जिसे नाम मात्र के खाते कहते हैं, तो उसमें ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। और आने वाले को इनकम्स को यानी कि आय और लाभों को डेबिट, आय और खर्चों को एक्सपेंसेस को यानी डेबिट करते हैं, और इनकम्स और प्रॉफिट्स यानी आय और लाभों को क्रेडिट किया जाता। फिर से एक बार सुन लीजिए, नॉमिनल अकाउंट का होता है कि सभी खर्चे एवं जो है हानियों को डेबिट करते हैं और सभी आयों एवं लाभों को क्रेडिट करते हैं। अगर कोई त्रुटि हो तो आप इसको सुधार लें। तो इस प्रकार से यहाँ पर 51 में राइट आंसर हमारा सी होगा, दैट इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते में।
तो लेखांकन का मूल सिद्धांत जो कि लेने वाला डेबिट तथा देने वाला क्रेडिट का राइट आंसर सी पर्सनल अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन, एक व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है जबकि कब होता है। पूंजीगत क्या होता है, देखिए एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी आयगत व्यय वो व्यय होते हैं जो कि कभी बार बार होते हैं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होते हैं और जिनका अमाउंट जो है वो कम होता है। ये एक ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे बिजनेस हमारा मेंटेन तो रहता है लेकिन बिजनेस की असेट यानी कि संपत्ति बढ़ती नहीं है। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसका जो वैल्यू है, जो अमाउंट है वो हैवी होता है और ये कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है। यानी कि आप कह सकते हैं इरेगुलर होता है और इससे हमारे बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ जाती है, लाभ का भी बढ़ जाता है एक तरह से कि भविष्य में लाभ इसके बढ़ जा सकते हैं। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो सी, दैट एक्सपेंडिचर इंटेंडेड टू बेनिफिट इन द फ्यूचर, वो वे भावी लाभों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज 53, अंडर इंटेंसिव चेकिंग, गहन जांच के अंतर्गत ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एक्सप्लेन्ड, सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। बी, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एग्जामिन्ड, विशिष्ट लेखा पुस्तकों की जांच होती है। सी, ओनली कैश बुक इज एग्जामिन्ड, केवल रोकड़ पुस्तक की जांच होती है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, इनमें से किसी की भी जांच नहीं होती है। तो देखें, गहन जांच के अंतर्गत सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। सभी लेखा पुस्तकों को दो या दो से अधिक समूह में बांटा जाता है और फिर उनका गहन जांच होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, यानी कि राइट आंसर इज ए, सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है। नेक्स्ट इज 54, ए पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय, एक साझेदारी फर्म का निर्माण किया जाता है। ए, रजिस्ट्रेशन द्वारा। बी, कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध द्वारा। सी, सर्कमस्टेंसेस परिस्थितियों द्वारा। सी, डी, लॉ ऑफ सक्सेशन उत्तराधिकार नियम द्वारा। तो देखिए हमारा 54 का आंसर साझेदारी फर्म का निर्माण साझेदारी के बीच अनुबंध द्वारा होता है, कॉन्ट्रैक्ट द्वारा होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर बी होगा, अनुबंध द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ current ratio is 2.4:1 and current liabilities are 20,000, what will be the amount of current? यदि चालू अनुपात 2.41 का है और चालू दायित्व 20,000 है तो चालू संपत्ति की राशि क्या होगी। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए जो करंट असेट, हमारा करंट असेट दिया हुआ है, करंट असेट अपान करंट लायबिलिटी लिख लेते हैं और इस तरह से जो दिया हुआ है कि 2.4/1 इज इक्वल टू, जो कि करंट लायबिलिटी हमारी दी हुई है 20,000 और हम करंट असेट को कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारा कैलकुलेट हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर आएगा बाद में वो 48,000 यानी कि 40,000, 48,000 48,000, ये बी आंसर होगा। नेक्स्ट इज हमारा 56 क्वेश्चन है और डिसेंट्रलाइजेशन इज डन बाय, विकेंद्रीकरण किया जाता है। टॉप मैनेजमेंट उच्चतम प्रबंध द्वारा। बी, मिडिल मैनेजमेंट मध्यम प्रबंध द्वारा। सी, लोअर मैनेजमेंट निम्न प्रबंध द्वारा। डी, बॉटम मैनेजमेंट निम्नतम प्रबंध द्वारा। तो विकेंद्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? विकेंद्रीकरण के अंतर्गत अधिकारों एवं दायित्वों को विभिन्न स्तरों पर स्थायी रूप से बांटा जाता है। ये कार्य उच्चतम प्रबंध द्वारा किया जाता है या होता है। तो इसमें राइट आंसर हमारा ए होगा, टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्केटिंग डील्स विद द स्टडी ऑफ, विपणन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस आर देयर, ए, सेल्स मैनेजमेंट विक्रय प्रबंध का। बी, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन उपभोक्ताओं की संतुष्टि का। सी, कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर उपभोक्ताओं की क्रय संबंधी व्यवहार का। डी, ऑल ऑफ द एबव। तो विपणन के अंतर्गत प्रश्न में वर्णित समस्त विषयों को
अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार इसमें राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट इज 58 क्वेश्चन। In the event of death of a partner, the joint life policy amount should be credited to capital accounts of। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम किस रूप में साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट होगी? तो ऑप्शंस आर देयर। ए ऑल द पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, सभी साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में। बी रिमेनिंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, शेष साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में। सी ओनली इन द अकाउंट ऑफ डिसीज पार्टनर, केवल मृतक साझेदार के खाते में। डी नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखें इसमें कि संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी से प्राप्त रकम को सभी साझेदारों के लाभ हानि अनुविभाजन अनुपात में बांटा जाता है, और इस प्रकार हमारा राइट आंसर इसमें ए होगा। नेक्स्ट इज 59। ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन इशू, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी निर्गमित कर सकती है। ए शेयर वारंट अंश अधिपत्र, बी शेयर सर्टिफिकेट अंश प्रमाण पत्र, सी डिबेंचर बॉन्ड ऋण पत्र, और डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से देखें कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर अंश आवंटन पर कुछ सीमा तक प्रतिबंध होता है, परंतु जिन्हें अंशों का आवंटन होता है उन्हें कंपनी अंश प्रमाण पत्र निर्गमित करती है, और इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा बी अंश प्रमाण पत्र। नेक्स्ट इज, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल टू, ये रॉयल्टी अकाउंट चैप्टर से है, लघु कार्य राशि बराबर होता है। ऑप्शन आर देयर। ए मिनिमम रेंट प्लस रॉयल्टी, न्यूनतम किराया प्लस अधिकार शुल्क। बी रॉयल्टीज माइनस मिनिमम रेंट, अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया। सी मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टीज अकाउंट, न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। डी रॉयल्टीज माइनस अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, अधिकार शुल्क माइनस भूस्वामी को दी गई राशि। तो इस प्रकार से लघुकार राशि बराबर क्या होगा? न्यूनतम किराया माइनस अधिकार शुल्क। तो सी हमारा यहाँ पर मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इज द राइट आंसर। एंड तो ये थे पार्ट 2 के 30 प्रश्न। जल्दी ही मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। और आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।